आप और हम दुखी हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, और इसमें आपको और मुझे कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहना है दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। आप भले ही आज हंस खेलकर अपना जीवन बिता रहे हों, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बड़े गहन अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि हम भारतीय दुखी हैं। हमारे दुख को ऑक्सफोर्ड ने माप कर बताया है कि हमारा दुख पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के दुख से भी बड़ा है। हाल यह है कि यूक्रेन और पैलेस्टीन जैसे देशों के लोगों का दुख हमारे दुख से कम दुखी है। कुल मिलाकर हम दुख में हैं और दुख हम में। यूनिवर्सिटी के अनुसार 3/4 पाकिस्तान आए दिन बम धमाकों की दहशत में भले जी रहा हो, लेकिन वो उतना दुखी नहीं है जितना भारत। वहां सप्लाई चेन बिगड़ गया तो क्या हुआ, कोई दुखी नहीं है। बांग्लादेश के लोग राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल से ग्रस्त हैं, लेकिन वे खुश हैं, जबकि भारत जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से सब कॉन्टिनेंट का ही नहीं बल्कि दुनिया का अग्रणी स्टेबल देश है, वहां रह रहे लोग दुखी हैं। इससे आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की गुणवत्ता कितनी है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर ने गैलप और यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के साथ मिलकर साल 2025 के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 147 देश शामिल थे, जिनमें भारत को 118वां स्थान पर रखा गया। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान, फिलिस्तीन और यूक्रेन जैसे देशों को भारत से ऊपर रखा गया है, जिससे इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता और मूल्यांकन में इस्तेमाल की गई पद्धति पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, हर साल इस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल सा हो जाता है। पिछले साल भारत को 126वां स्थान मिला था, जबकि पाकिस्तान को 108वां और म्यांमार को 118वां स्थान मिला था। ये तो सभी जानते हैं कि म्यांमार कितने वर्षों से तानाशाही के तहत और सिविल वॉर की सिचुएशन से जूझ रहा है, और पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें। उसके दो बड़े प्रांत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान उससे अलग होना चाहते हैं, और बाकी दो प्रांतों की स्थिति भी डामाडोली है। इसके बावजूद ये देश भारत से हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर कैसे हो सकते हैं। भारत की बात करें तो पिछले दशक से भारत में जबरदस्त विकास हुआ है। लोगों की आय, सुविधा और अन्य कई पैरामीटर्स पर भारत की पोजीशन मजबूती हुई है, ना कि घटी है। पिछले एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था ने 105% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने 66%, चीन की अर्थव्यवस्था ने 76%, जर्मनी की अर्थव्यवस्था ने 44% और जापान की अर्थव्यवस्था ने तो महज 0% की विकास दर की बढ़ोतरी दर्ज की थी। इसी दौरान भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी या अत्यधिक गरीबी को भी समाप्त कर दिया है। भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आय में असमानता में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। इस पैमाने को गिनी इंडेक्स या गिनी कोफिशिएंट कहा जाता है। शहरी गिनी 36.7 से घटकर 31.9 हो गया है, जबकि ग्रामीण गिनी 28.7 से घटकर 27 हो गया है। हालांकि इतना सब हासिल करने के बावजूद भी भारत को पाकिस्तान और फिलिस्तीन जैसे देशों से नीचे रखा जा रहा है, तो इससे यह सवाल जरूर उठता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग देने के जो मापदंड हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई समस्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रैंकिंग 6 मापदंडों पर आधारित है, जिसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अपने जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, आम जनता की उदारता और भ्रष्टाचार शामिल हैं। इसमें बड़ी आबादी और सांस्कृतिक अंतर वाले देश जैसे भारत और चीन कभी भी टॉप पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये रैंकिंग्स इन मापदंडों को उचित रूप से वेटेज देता ही नहीं है। साथ ही छोटी आबादी वाले देश पर कैपिटा जीडीपी में तो अपने आप ही टॉप पोजीशन हासिल करेंगे, और भारत और चीन जैसे बड़े देशों की इकोनॉमी चाहे कितनी ही ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाए, वो पर कैपिटा जीडीपी के मामले में कम आबादी वाले देशों से नीचे ही रहेंगे। सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो भारतीयों के लिए खुशी के पैमाने पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। भारत में खुशी किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होती, बल्कि ये परिवार पर केंद्रित होती है। तो ऐसे में पश्चिमी देशों द्वारा तय किए गए मापदंडों पर भारतीयों की खुशी कैसे नापी जा सकती है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इन रिपोर्ट्स को आधार बनाकर यह जाना जा सकता है कि कौन सा देश कितना खुश है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर देश के खुश रहने के तरीके अलग अलग होते हैं। साथ ही यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि जब किसी देश को रैंकिंग दी जाती है तो उसमें व्यवहारिकता या प्रैक्टिकलिटी दिखनी चाहिए। फिलिस्तीन और यूक्रेन जैसे युद्ध ग्रसित देशों की रैंकिंग अगर भारत से ऊपर है, तो क्या इसमें आपको प्रैक्टिकलिटी दिखती है? साथ ही यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात भी है कि इन रैंकिंग्स के लिए जो सर्वे होता है उसमें टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर सवाल समृद्ध लोगों से पूछे जा रहे हैं तो खुशी का पैमाना अपने आप ही ऊपर चले जाएगा, और सर्वे में आर्थिक रूप से वंचित लोगों को लिया जाए तो ये पैमाना अपने आप ही नीचे जाएगा। तो
तो ऐसे में सर्वे के दौरान किन लोगों से सवाल पूछे गए, इसकी जानकारी में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इन रैंकिंग्स का मकसद किसी पर्टिकुलर देश को टारगेट करने का तो नहीं है। देश से यहाँ पर हमारा मतलब है उस देश की सरकार। रैंकिंग का जो उद्देश्य दिखाया जाता है, जैसे ग्लोबल लेवल पर देशों को, स्कॉलर्स को या किसी भी इंटरेस्ट ग्रुप्स को इन्फॉर्मेशन देना, वो नहीं होता। ऐसे में क्या इन रैंकिंग्स का उद्देश्य इंटरेस्ट ग्रुप्स में उस देश की रेजिम या सरकार के प्रति संदेह पैदा करना तो नहीं है। ये ऐसे सवाल है जो इस तरह के इंडेक्स को देखते हुए किए जाने चाहिए। सवाल ये भी किए जाने चाहिए कि जो पैरामीटर आगे रखकर पिछले कुछ वर्षों से हैप्पीनेस इंडेक्स प्रसारित किए जा रहे हैं या हैप्पीनेस का मूल्यांकन किया जा रहा है, उनमें क्या बदलाव की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय देशों में स्थानीय लोगों की संतुष्टि या असंतुष्टि के कारण क्या बदले नहीं होंगे। आज यूरोप का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसमें बाहर से आए शरणार्थियों के कारण स्थानीय लोगों की खुशी कम या अधिक ना हुई हो। शायद ही कोई देश होगा जिससे इस कारण नए कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हुए हों। ऐसे में क्या सर्वे के लिए इससे संबंधित पैरामीटर लाने नहीं चाहिए, या फिर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का किसी देश की खुशी पर कोई असर नहीं होता। धन्यवाद।